नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है। आरा के जगदीशपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में एक डांसर को गोली लग गई, उसके दाहिने हाथ में गोली लगी है। उसे आरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए वहां से डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। जिस डांसर को गोली लगी है वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। दावा गांव में शादी का आयोजन था और उसी में एक अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए, बदस्तूर जारी है हर्ष फायरिंग का जो सिलसिला है बिहार में वो जारी है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है आरा में और गोली जो है एक डांसर को लगी है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और देखिए, इस घटना के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल न्यूज 18 भी उठा रहा है कि शादी समारोह में फायरिंग का दिखावा आखिर क्यों। और सवाल यह भी कि कानून का लोग क्यों नहीं पालन करते हैं। क्या जश्न के नाम पर जान ले लेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद न्यूज 18 उठा रहा है। अभिनव प्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है हर्ष फायरिंग की। पुलिस नकेल भी कस रही है, कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, ये घटना देर रात की है, जहां पर एक बिया जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा गांव का में एक शादी समारोह मनाया जा रहा था, जिसमें वहीं ऑर्केस्ट्रा का ये आयोजन किया गया था। उसी ऑर्केस्ट्रा में रात भर, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का भी यहाँ पे अनदेखा किया गया और वहाँ पर जो हाईकोर्ट और बिहार सरकार और जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस था कि शादी समारोह में हथियार न ले जाना है, न दिखाना है, न ही उसके द्वारा हर्ष फायरिंग करना है, फिर भी वहाँ पर हर्ष फायरिंग किया गया। जिसके हर्ष फायरिंग के दौरान एक नर्तकी को गोली लगी है, जिसका इलाज आरा के सदर अस्पताल से किया गया। उसके बाद उसको रेफर कर दिया है। अभिनय, जिसने गोली चलाई उसकी पहचान हो पाई, गिरफ्तारी हो पाई? जी नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ फायरिंग किया गया है, जिसके द्वारा फायरिंग किया गया है, उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस छापेमारी भी कर रही है और जब मैं उच्च अधिकारी से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, हैरान करने वाली खबर है। कानून बने हुए हर्ष फायरिंग के खिलाफ लगातार सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आरा में हर्ष फायरिंग हुई शादी समारोह में और गोली जो है एक डांसर को लगी, उसकी हालत गंभीर थी। उसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उसे रेफर कर पीएमसीएच भेज दिया गया। हालांकि इधर जो गोली चलाने वाला शख्स है उसकी पहचान भी कर ली गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लक्ष्मीपुर प्रखंड के भीम बांध जंगल के चोरमारा और भट्टाकुल गांव के पास पहाड़ पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए शक्तिशाली आईडी बम लगाए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवानों ने 20 किलो और 30 किलो के 2 शक्तिशाली आईडी बम को बरामद कर नष्ट कर दिया, जिससे चोरमारा और भट्टाकुल गांव के पास पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश जो है नाकाम हो गई। बम को नष्ट करने के लिए सुरक्षा बलों ने जो विस्फोट किया उससे समझा जा सकता है कि बम कितना शक्तिशाली था। ब्लास्ट की 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दोनों बम जो बरामद किए गए, एक 30 किलो का था और एक 20 किलो का बताया जा रहा है, जिन्हें सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। और जैसे डिफ्यूज किया, उसकी आवाज को सुनकर आप धमाके को देखकर इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये साजिश सफल हो जाती तो कितना नुकसान होता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया। खुफिया जानकारी मिली है कि अब नक्सलियों की नजर बिहार पर है। खुफिया एजेंसियों ने बिहार पुलिस मुख्यालय को अहम सूचना दी है, जिसके बाद नक्सल प्रभावित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही चौकसी बढ़ाने और पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ की घटना के बाद अलर्ट, खुफिया विभाग के इनपुट पर सतर्कता। अभियान के दौरान नक्सली कर सकते हैं हमला। सूचना तंत्र को और मजबूत करने के उपाय शुरू।
छत्तीसगढ़ की घटना के बाद बिहार में भी बड़ी नक्सली हमले की तैयारी हो रही है। इस बात की जानकारी खुफिया विभाग ने बिहार पुलिस मुख्यालय को दी है। इनपुट के बाद मुख्यालय ने नक्सल प्रभावित जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि नक्सली नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो सके। जो आवश्यकताएं लगी हैं, हमने अपने क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों को और तैनात बलों को हमने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यालय ने एसटीएफ की सूचना तंत्र को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए 7 सैटेलाइट फोन की खरीदारी की जा रही है। बहुत जल्द ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ इसकी मदद लेंगे। कि हमारी ये विशेषज्ञ इकाइयां हैं, तो इसलिए इनमें जो बेस्ट अवेलेबल हैं, नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड, उनको भी हम अवेलेबल कराने के लिए हम लोग इसमें एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में नक्सलियों ने अपनी धमक दिखाई है। इस बार भी कुछ ऐसी मंशा है। नजर डालते हैं हाल के कुछ बड़े नक्सली हमलों पर। 7 अप्रैल 2014 को औरंगाबाद में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। 4 जुलाई 2014 को जमुई में भी सीआरपीएफ अफसर शहीद हो गए थे। 18 जुलाई 2016 को गया के डुमरिया में कोबरा के 10 जवान शहीद हुए थे। 30 दिसंबर 2018 को औरंगाबाद में नक्सली हमले में बीजेपी एमएलसी के चाचा की हत्या की गई। बिहार पुलिस की एसटीएफ यूनिट यानी नक्सल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका निभाती रही है। इस दौरान बीहड़ जंगलों में भी जाना पड़ता है जहां नेटवर्क नहीं होता। ऐसे में सैटेलाइट फोन से जवानों को सुविधा मिलेगी। जाहिर है सूचना तंत्र मजबूत होगा तो ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर समस्तीपुर के पटोरी से, जहां अपराधियों ने जबरदस्त तांडव मचाया। देर रात पटोरी बाजार से ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण कारोबारी से पिस्टल की नोक पर लूटपाट की और कारोबारी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। अपराधियों ने कारोबारी से 100 ग्राम सोने और 1 लाख रुपए नकदी की लूटपाट भी की है। जाते जाते अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को जख्मी भी कर दिया। बताया जा रहा है कि स्वर्ण कारोबारी अपने एक सहयोगी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उससे लूटपाट की। इस दौरान अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की है। स्थानीय लोगों ने घायल कारोबारी को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि यूपी पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। तो देखिए, समस्तीपुर में एक स्वर्ण कारोबारी से लूटपाट की घटना सामने आई है। दुकान बंद कर ये स्वर्ण कारोबारी अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते पर उसे रोककर लूटपाट की अपराधियों ने 100 ग्राम सोने के साथ 1 लाख रुपए नकदी उससे लूट लिए गए हैं। हालांकि पुलिस अब छानबीन शुरू कर रही है और इधर गोली भी मारी गई है स्वर्ण कारोबारी को। उसे एक पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, वहां रेफर किया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। से 3 आदमी था उस पर, ठीक ना। हमको अथी चलते चलते बाइक का गाड़ी अथी चाबी छीन लिया और उसके बाद रुका दिया। उसके बाद अथी हाथापाई करने लगा था। हम और मेरा भैया था ना, तो दोनों गोटा हाथापाई करने लगे। दोनों गोटा हाथापाई करने के बाद पिस्टल दिखाने लगा। बस सामान वहाँ थी डिक्की में था, तो बैग थी जो। कहाँ पर की घटना? ये मैं मिर्चा चौक से हल्का सा अंदर, जैसे डीएवी स्कूल है ना, इसे जस्ट मान लीजिए ना। कितने की संख्या में थे अपराधी? अब रात 3 आदमी की संख्या में थे। और अब एक बात शातिर ठग की, जिसे गिरफ्तार किया गया, जो अब तक 50 लोगों को करीब 5 करोड़ का चूना लगा चुका है। शहर के किला मोहल्ले का रहने वाला शातिर ठग रविंद्र शुक्ला मिलन बिजनेस और मनोज ट्रेडर्स के नाम से फर्जी कंपनी चलाता था और लोगों को मोटी राशि लौटाने का झांसा देकर अपनी कंपनी में निवेश कराता था। इसके झांसे में आकर किसी ने अपनी गाड़ी कमाई के 30 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए तक दे दिए, लेकिन जब पैसा मिलने में देरी होने लगी तो निवेशक परेशान हो गए। बाद में 3 लोगों ने रविंद्र शुक्ला के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया, लेकिन शातिर ये पुलिस से बचता रहा और पिछले 1 साल से करीब 5 करोड़ रुपए लेकर ये फरार हो गया था।
पीड़ितों ने जब पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई तब नगर थाना पुलिस ने शातिर रविंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला कि मेरा रुपया रख लिया है, नहीं लौटा रहा है। मिलन बिजनेस फाइनेंस करके कंपनी था, एक मनोज ट्रेडर्स था। हाँ, उसी कंपनी में रुपया लगवाया और रुपया जो कहा कि वापस करेंगे मुनाफा के साथ, मगर रुपया वापस नहीं किया। मेरा 30,57,000 समथिंग रुपया है। रविंद्र शुक्ला ने मेरा 17,47,000 रुपया जो है किस्त बाई किस्त करके ही रख लिए। बहुत दौड़ धूप करने के बाद किसी तरह मेरा FIR हुआ। FIR होने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। रविंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया गया था, जिसमें 30 लाख रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए थे और वो वापस नहीं लौटाए थे। तो उसी सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया है। इन पे और कई भी केसेस दर्ज हैं, उन सब केसेस का भी डिटेल लिया जा रहा है। खबर सीवान से है, जहां महाराजगंज में अपराधियों ने 3 लोगों को चाकू मार दिया। घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों सगे भाई हैं। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना रेलवे ढाला के पास की है। मृतक बिट सोनी जयप्रकाश सोनी का पुत्र है, जो कि मीरगंज का रहने वाला था। घटना के बाद से इलाके में लोग डरे सहमे हैं, खासकर व्यवसायी वर्ग काफी नाराज है। मधुबनी के महमदपुर कांड में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में हमारे सहयोगी अमित रंजन ने बातचीत की एसपी सत्य प्रकाश से। और पुलिस अभी ये जो रात भर मधुबनी कांड के आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। मधुबनी पुलिस लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो बिहार इलाकों में लगातार छानबीन कर रही थी। मधुबनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ हमारे साथ ये सर, ये जो मधुबनी कांड में जो आज जो 6 मुख्य आरोपी जो हैं, जो मुख्य गिरफ्तारी हुई है, और लगातार पुलिस पिछले 1 हफ्ते से जो रात भर दबी चल रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? ये इनका जो है, आज हम लोग बिस्फी थाना क्षेत्र में रघौली है, वहाँ पर एक ब्रह्मेश महतो करके हैं, उनके यहाँ पर वो छुपे हुए थे। उसी में पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल इनपुट मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में पूछताछ करते हुए और भी अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी अभी जारी है। सर, ये टोटल अब 16, मतलब 10 पहले हुआ था, 6 जो आज मुख्य अभियुक्त के साथ, तो टोटल 16 गिरफ्तारी हो गई है। और आगे और उम्मीद है इन लोगों से? हाँ, अभी ये हम लोग का अभियान चलता रहेगा। ये तो ये कुछ ये और अभी सर, ये जो खुलासा भी कुछ और जल्द होना है 37 साल में। हाँ। तो ये मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी चल रही थी और पिछले 1 हफ्ते से जो पुलिस पे काफी दबाव भी था, जो ये मिथिलांचल पे एक कलंक माना जा रहा है। ये जो बड़ी घटना हुई है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। इधर वैशाली में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें होली के दिन की बताई जा रही हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करते दिख रहे हैं। गांव के लोग तमाशबीन बने हैं। बताया जा रहा है कि होली के दिन रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इधर गया में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर ही पथराव किया गया, जिसमें सीओ और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना बोधगया के खजबती बाजार की है। दुकान तोड़े जाने से नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी तब शुरू हुई जब जेसीबी ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा और उसकी चपेट में आने से एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई। पटना के बेली रोड में एक दिलचस्प तस्वीर कैमरे में कैद हुई। यहां सड़क किनारे मुर्गे की लड़ाई देखने को मिली। राजस्थान से आए लोग मुर्गे की लड़ाई लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। राजधानी पटना में अगर मुर्गे की लड़ाई देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में बेली रोड के पास मुर्गे की लड़ाई हो रही है और ये मुर्गा बिहार का नहीं है, राजस्थान से आया है 2 मुर्गा और दोनों में इस वक्त आप लड़ाई देखिए। मानो जैसे 2 पहलवान अखाड़े में भिड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 2 मुर्गे आपस में भिड़े हुए हैं। और ये राजस्थान का मुर्गा है और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो राजस्थान से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे मुर्गे की लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद
रोमांच करने वाली है। और अमूमन हम लोगों ने सुना है कि मुर्गे की लड़ाई होती है, लेकिन मुर्गे की लड़ाई कैसी होती है ये हमने कभी नहीं देखा। तो दोनों का मतलब ये एक कहाँ का मुर्गा है? राजस्थान का है सर। तो ये वहीं से आया है? वहीं से लाए हैं। तो ये ट्रेंड है एकदम? ट्रेंड है, लड़ाई में पूरा पास है। ये लड़ाई होते रहता है, मतलब ऐसे करवाते रहते हो? बाजी पे लगता है। तो यहाँ पे पटना में डिमांड है क्या? हाँ हाँ। कौन लोग आते हैं? बाहर से आता है फाइटिंग करवाने के लिए। यहाँ पे यहीं पे होता है? यहीं पर ही होता है। क्या इसमें सट्टा भी लगता है? सट्टा भी लगता है, उस सट्टा के ऊपर है। 5,000, 10,000, 2,000 जैसे सट्टा होता है वैसे लगता है। लेकिन ये तो गलत है ना कि सट्टेबाजी का? सट्टेबाजी क्या, अगला आदमी आगे सट्टाबाजी करता है तो तुम्हें कोई रोकता वगैरह नहीं है? रोकता नहीं है? कहाँ कोई रोकेगा, हम लोग अपने में करते हैं सब आपस में। क्या नाम में रहता है? सम्राट। और ये कितना कौन सा ये है, कौन से? ये ताज है। ताज, ये क्या होता है ताज? ताज ये मुर्गा का जाति है। अच्छा, इसमें क्या खास होता है दूसरे मुर्गे से? यह कि देसी नहीं है, ये सील मुर्गा है। अच्छा, सील मुर्गा। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कौन सा मुर्गा है भाई? किक्कड़ है, किक्कड़ है, किक्कड़। हाँ। ये स्पेशली लड़ाई के लिए बनता है? हाँ, ये सब लड़ाई के लिए ही है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की भर्ती लिए जाने के बाद आईजीआईएमएस पर अचानक काफी दबाव बढ़ गया। आलम यह है कि आईजीआईएमएस के ओपीडी में हर दिन 3,000 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसे मरीज और परिजन होते हैं जो न मास्क लगाते हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, जिससे आईजीआईएमएस में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में आईजीआईएमएस के अधीक्षक खुद स्टाफ और सुरक्षा गार्ड के साथ लोगों को समझाने उतरे। गार्ड माइक से लगातार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहे थे। तो वहीं न्यूज 18 से बातचीत में आईजीआईएमएस के अधीक्षक ने कहा कि अगले 7 दिनों में ओपीडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ताकि फिर अस्पताल में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। आईजीआईएमएस में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में ओपीडी पर दबाव बढ़ गया है। कई ऐसे लोग हैं जो अब भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। ऐसे में आईजीआईएमएस प्रशासन लगातार माइकिंग करके लोगों से अपील कर रहा है। देख सकते हैं इस वक्त आईजीआईएमएस के ओपीडी की तस्वीर, जहां पर खुद अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल और सुरक्षा गार्ड देख सकते हैं कि अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लाउड स्पीकर के सहारे लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साथ ही टीकाकरण कितना जरूरी है वो भी बताया जा रहा है। तो ये देखिए आप आईजीआईएमएस में किस तरह से बड़ी संख्या में ओपीडी में भीड़ जुटी है और दूर दूर से लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। कोरोना महामारी है जिसमें इलाज तो करना ही है, लेकिन इलाज के साथ लोगों में महामारी नहीं फैले इसका प्रयास करना है। इसके लिए मैं खुद आज प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपनी तरीके से लोगों को कम्युनिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि समान दूरी बना के रहें, मास्क इस्तेमाल करें, हाथ धो के रहें, और दूरी नहीं बरतने से बहुत सारे घाटे होते हैं, ये समझाना जरूरी है। ये बार बार अनाउंसमेंट में हर घंटे लेकिन ये ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ये जितने लोग हैं वो मजबूरी में है, कोई अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हुआ है। तो बीमारी ऐसी चीज है जिसमें अगर सोशल डिस्टेंस तोड़ना भी पड़ता है तो लोग चाहते हैं कि उसका मरीज का जान बच जाए। इसके लिए प्रयास हम लोग की जारी है। हम और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, और मेरा प्रयास है कि आगे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग शुरू करें। सारे पेशेंट्स अब ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे। तो ये जो भीड़ है इसको आप कम करने के लिए ऑफलाइन सिस्टम खत्म करना है ओपीडी में आप? जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाएगा। बिल्कुल। तो आईजीआईएमएस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है और अब ऑफलाइन जो ओपीडी है वो नहीं चलेगा, अब ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अब मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही उनका इलाज होगा। यही वजह है कि आपको हम दिखा पा रहे हैं कि तत्काल जो मरीज हैं उनसे लगातार अस्पताल के अधीक्षक हैं और सुरक्षा गार्ड अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। माइकिंग करके लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि आप भीड़ भाड़ में जहां भी जाएं वहां मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन रखें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल में ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है जिससे भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा हो, लेकिन पटना में इसका पालन कराने वाले ही इस नियम को तोड़ रहे हैं। बुधवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में पटना में स्मार्ट सिटी पर एक समिट का आयोजन हुआ। सम्मेलन में लोग कोरोना के खतरे को भूल गए।
नगर की पहली नागरिक यानी पटना की मेयर सीता साहू, मोतिहारी के मेयर मंजू देवी से लेकर कई जिम्मेदार लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे। स्मार्ट सिटी सम्मेलन 2021 में बिहार के विभिन्न इलाकों से लोगों को पटना बुलाया गया था, जिसमें अन्य प्रदेशों में काम कर रही कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मामले को लेकर जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। सर, एक सवाल और उठ रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, तो ये जो समिट हो रहा है इसमें इस पर रोक नहीं है। सर, एक सवाल और उठ रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, तो ये जो समिट हो रहा है इसमें इस पर रोक नहीं है। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां मरीजों से बातचीत और अस्पताल में सुविधाओं की घोर कमी को देखकर प्रधान सचिव भड़क गए। खुले तौर पर कह दिया कि वो व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार होगा, जहां कार्रवाई की आवश्यकता है वहां कार्रवाई भी होगी और व्यवस्था में बदलाव दिखेगा। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं यहां की व्यवस्था से और कार्रवाई होगी। यहां और सुधार की आवश्यकता है और जो देखने से लग रहा है प्रथम दृष्टया, जितनी देर में था भीतर, मरीजों को भी मैंने देखा है, इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है और वो होगी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को तय करना है कि चुनाव कब कराना है। मामला राज्य निर्वाचन विभाग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम के फेज 2 और फेज 3 के इस्तेमाल पर अटका है। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है, उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई होनी थी, अब पता नहीं किस कारणों से आगे हो गया। अब जल्द से जल्द, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह तैयार है। जब राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा हम चुनाव कराएंगे। हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तो उसे परिस्थिति में ग्रांट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों ने निर्देशित किया है कि 2021-20 के 31 मार्च तक का जो रिपोर्ट है उसको हर हालत में आपको सीए के माध्यम से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना है। जमा नहीं करने वालों पे कार्रवाई की जा सकती है। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके का दूसरा डोज ले लिया। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका का दूसरा डोज ले लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है पीएम मोदी ने। इससे पहले भी अहले सुबह जब पहला डोज उन्होंने वैक्सीन का लिया था, अहले सुबह वो एम्स पहुंचे थे और सबसे पहले वहां जाकर टीका लिया था। और आज भी देखिए अहले सुबह वो उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। और सुबह सुबह ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका का दूसरा डोज लिया है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1 मार्च को पहली डोज ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अहले सुबह वो एम्स पहुंच गए थे 1 मार्च को। और आज ये खबर सुबह सुबह आ रही कि आज उन्होंने दूसरा डोज जो है वैक्सीन का वो ले लिया है। तो देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। तमाम लोगों को वो अपील भी कर रहे हैं कि वो भी आगे आए, जिनको 40 साल से ज्यादा है वो सामने आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, टीका ले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स पहुंचे और वहां टीका लिया है। दूसरा डोज जो है कोरोना के वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है प्रधानमंत्री ने, उसका टीका लिया है और तस्वीरें भी साझा किए देखिए। और वैक्सीन की दूसरी डोज लगाते हुए प्रधानमंत्री देखिए मास्क लगाए हुए हैं। 1 मार्च वो तारीख जब पहली डोज ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सुबह वो पहुंचे थे एम्स में, वहां टीका लिया और आज भी देखिए एम्स पहुंचे और दूसरा डोज लिया उन्होंने। और इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।